हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग अपनी मैनेजमेंट की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज पढ़ेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर्स के बारे में, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है मैनेजमेंट से ये। अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दो टर्म सबसे इम्पॉर्टेंट कहे जाते हैं, दो नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके सामने। फर्स्ट वन इज़ हेनरी फ्योल एंड सेकेंड वन इज़ एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। और प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने हेनरी फ्योल के बारे में कंप्लीट पढ़ा, उनकी बायोग्राफी के बारे में जाना, क्या उन्होंने पास्ट में अपना एक्सपीरियंस किया, उन्होंने किस तरीके से अपने प्रिंसिपल्स को डेवलप किए, उसके बारे में हमने वन बाय वन करके पढ़ा। 14 जनरल प्रिंसिपल्स को पढ़ा और साथ ही साथ जितने भी कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिए मैनेजमेंट के लिए वो हम लोगों ने बड़े अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने बताने की कोशिश की है कि आप लोग के एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, जो कि आपके CUET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर हम एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है और साथ ही साथ एफिशिएंसी मूवमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए भी इनको जाना जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और साथ ही आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग नोट्स भी शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हम लोग मॉक टेस्ट को भी वहाँ पर कंडक्ट कराते रहते हैं। और किसी टाइप की कोई क्वेरी आती है आपको, कोई डाउट होता है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हो, या फिर आपको एक नंबर भी मिल जाएगा तो आप वहाँ पर भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में जानें तो इनका फुल नेम क्या है। इनका फुल नेम है मिस्टर फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ओके, अगर इनकी बॉर्न की बात की जाए तो 20 मार्च 1856 को इनका बॉर्न हुआ है, जो कि USA में पेंसिल्वानिया में हुआ। ओके, डाइड इनका कब हुआ है तो 21 मार्च को 1915 में पेंसिल्वानिया USA में हुआ। नेशनलिटी की बात की जाए तो ये एक अमेरिकन थे। ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये आपके एफिशिएंसी एक्सपर्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। अब यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या आपके एग्ज़ाम के लिए आ सकता है, तो आप ये देख लीजिए, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता था। ठीक है, इस नाम से बहुत पॉपुलर हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया सकता है, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आया तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एफिशिएंसी मूवमेंट को किसने चलाया। ओके, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में किसने बताया, तो आप लोग इनका नाम दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने अपने जीवन काल में साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए बहुत योगदान दिया, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। और एक एक चीज़ इन्होंने मैनेजमेंट में साइंस को लगाकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। क्योंकि ये जिस कंपनी में काम कर रहे थे, एक स्टील कंपनी थी, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो वहाँ पर ये क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते रहते थे। जो भी इनके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती थी तो उनके बारे में लिखते थे और उनका सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करते थे। तो जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की अपने रियल टाइम में, उसके बारे में इन्होंने एनालिसिस किया, हर एक टास्क के बारे में, और उसको ऑब्जर्व करके एक बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश की। और इन्होंने हर एक चीज़ में साइंस का यूज़ किया है और हर एक चीज़ को साइंटिफिक वे में करने की कोशिश की है। तो ये एक चीज़ पे विश्वास करते थे कि जो भी आपका मैनेजमेंट होना चाहिए वो एक मॉडर्न वे में होना चाहिए, साइंटिफिक वे में होना चाहिए, कुछ भी आपका ट्रेडिशनल वे में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिशनल वे में क्या होता है कि एक मैनेजर जो होते हैं वो उनकी मोनोपोली चलती हैं, उनसे वो जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं, वो सामने वाले को कंसीडर भी नहीं करते। अगर किसी वर्कर की बात की जाए तो उनको भी कंसीडर नहीं करते वो लोग, कि उनसे सजेशन भी ले सकते हैं वो, या फिर कोई एडवाइस भी ले सकते हैं, ताकि एक बेहतरीन रिजल्ट भी उनको मिल पाए। और इसी के चलते उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक स्टडीज़ एंड टेक्निक को डेवलप किया। और आगे क्या दिया है, टेलर्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, इनके ये प्रिंसिपल किस चीज़ पर बेस्ड थे, तो वो हम देख लेते हैं कि इनके प्रिंसिपल्स जो थे, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ ईच टास्क, वो हर एक चीज़ को, हर एक टास्क को ऑब्जर्व करते थे, उनको एनालाइज करते थे और उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते थे। इनका एक ही मोटिव था कि
कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होना चाहिए वो एक एफिशिएंट वे में होना चाहिए। और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है कि आप कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स का यूज़ कर रहे हो और साथ ही साथ आप वर्कर्स से काम ले रहे हो, तो दोनों लोगों का ऐसा यूज़ होना चाहिए कि बहुत ही कम वेस्टेज जाए। किसी भी टाइप की वेस्टेजेस वो पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने एफिशिएंसी की बात की, क्योंकि एफिशिएंसी में यही कहा जाता है कि आप लोग किसी भी टास्क को इस तरीके से यूज़ करें कि उसका ऑप्टिमम यूज़ हो पाए, आप उससे बहुत ही अच्छे बेहतरीन रिजल्ट ला पाएँ। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग मैन टू परफॉर्म दियर जॉब। वो ये चाहते थे कि हर एक वर्कर्स को, हर एक मैनेजर्स को एक वही काम अपॉइंट किया जाना चाहिए जिसके बारे में उनको स्किल्स उन्होंने ली हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस में। सिलेक्शन और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है हर एक टास्क के लिए, हर एक जॉब के लिए, ताकि वो लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें। इंश्योर एंड वर्क इज़ डन इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। उनका यही मानना था कि आप अगर अच्छा उनको ट्रेनिंग कर दोगे, आप पहले से उनको अच्छा सिखाओगे, तो जाहिर सी बात है उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा उस काम के लिए और वो एक बेस्ट रिजल्ट आपको दे सकते हैं और कम से कम वेस्टेज करेंगे किसी भी रिसोर्स का और वो एक अच्छा रिजल्ट सामने ला पाएंगे। आगे हम लोग प्रिंसिपल्स पे जाने से पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। F.W. टेलर वाज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हु सॉट टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, जिन्होंने बेसिकली काम किया कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो उनको फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेलर समड अप हिज एफिशिएंसी टेक्निक्स इन हिज बुक, जो कि उन्होंने 1911 में पब्लिश की, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उनकी ये बुक है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो, कई बार एग्जाम में भी आ जाता है। विच इन 2001 फेलोज ऑफ द एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट वोटेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी। तो अगर हम बात करें कि जो इनकी बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 1911 में पब्लिश हुई, वो 2001 में जाकर के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट की बुक में वोट की जाती है। कहने का मतलब कि उनकी ये जो बुक थी बहुत ज़्यादा प्रभावित की लोगों को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको पसंद किया और उनकी मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव किया गया और ये 20th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर भी हुई। तो बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट क्या बोलता है, टू डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड अडॉप्ट न्यूअर एंड मोर साइंटिफिक अप्रोचेस इन देयर प्लेस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि जब आप पुरानी अप्रोचेस को निकाल दोगे अपने मैनेजमेंट से और नई अप्रोच को आप वहाँ पर रखोगे जो कि मोर साइंटिफिक हों, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट हमारा या सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, कि साइंस, यहाँ पर कॉमा है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको जब देखनी होगी तो आप उसको साइंस से डील करिए, ठीक है, कॉज एंड इफ़ेक्ट देखिए, ना कि आप रूल ऑफ थंब पे अपना जजमेंट सुनाएं या फिर आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करें। आपको कोई भी ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी विच कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस एंड शुड सब्सटीट्यूट रूल ऑफ थंब और हिट एंड ट्रायल मेथड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो रूल ऑफ थंब का मतलब यही है कि आप लोग हिट एंड ट्रायल खेलते हो, ठीक है, आपके मन में जो भी आया आपने कर दिया, आपने किसी से ना राय ली ना मशवरा किया, ठीक है, बस क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पसंद आया और वो आप अकेले की रिसर्च थी, जितना आपने रिसर्च किया उस हिसाब से आपने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि बहुत गलत होती है। वहीं पर इन्होंने ये कहा कि आप लोग को अगर मैक्सिमाइज तरीके से अपनी एफिशिएंसी वे में काम करना है
तो एक ही आपका बेस्ट मेथड होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप उसको करते हो तो आप रूल ऑफ थंब को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो वहाँ से। देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब रेदर देन यूजिंग इंट्यूशन एक्सपीरियंस। अडॉप्टिंग ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच ऑन हिट एंड मिस मेथड एनकरेज थिंकिंग बिफोर डूइंग एंड डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड आउटपुट। सो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप लोग रूल ऑफ थंब मत खेलिए, आप लोग हिट एंड ट्रायल मत करिए। आप लोग क्या करो कि कुछ भी काम करने से पहले बहुत अच्छे से सोचिए, थिंकिंग बिफोर डूइंग। आप लोग यहाँ पर इंट्यूशन बेसिस पे मत करिए कि आपका किसी और काम के लिए ऐसा एक्सपीरियंस है तो इस काम में भी वही एक्सपीरियंस आपका काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एक्सपीरियंस तब काम आता है जब आप एक ही टाइप के काम कर रहे हो, लेकिन आपकी कैटेगरी अगर चेंज हो जाती है काम की तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको फिर से उतना टाइम देना पड़ेगा और आप उसको साइंटिफिक वे में एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद ही आप क्या करें, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि आपको बेटर से बेटर आउटपुट मिल सके। तो फर्स्ट आपने प्रिंसिपल देख लिया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है अभी हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ भी। टेलर emphasized that there should be complete harmony between the management and workers instead of a kind of class conflict, the manager versus workers। तो बेसिकली यहाँ पर हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब यही है। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है यहाँ पर कि आपको मैनेजमेंट या कहने का मतलब मैनेजर और वर्कर्स के बीच में बहुत अच्छा क्या करना है, लिंक बिठा कर रखना है। आप किसी भी तरीके के वहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी भी टाइप से, चाहे आप किसी काम के बेसिस पे कर दीजिए, किसी टास्क के बेसिस पे कर लीजिए, या फिर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप इस वजह से आप लोग एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट करते हो, तो ये सबसे बुरा होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप लोग एक दूसरे के प्रति हार्मनी नहीं रखते हो, ठीक है, तो हार्मनी का मतलब ये होता है कि आप लोग एक दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। तो यहाँ पर आप लोग अगर चाहते हो कि दूसरा पर्सन भी आपके सामने अच्छे से काम करे या फिर आपकी बात समझे, तो आपको पहले काइंड होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पर इस प्रिंसिपल में ऐसा बताया जाता है कि दोनों के बीच में आपको लिंक बिठाना पड़ेगा और लिंक ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट किसी तरीके के ना आए। टू अचीव दिस स्टेट टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो ये चीज़ ना आए इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन लाया। उन्होंने पहले सोचा इस बारे में कि क्या करना चाहिए हमें कि दोनों पार्टीज़ में, मैनेजर और वर्कर्स में किसी टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए और किसी तरीके की कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो कि अगर ऐसा क्रिएट होता है कि मान लीजिए अगर मैनेजर से कोई खुश नहीं होता है तो सीधे अगर वो लोग चले जाएंगे हड़ताल करने और बैठ जाएंगे स्ट्राइक के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी आगे काम नहीं हो पाएगा किसी भी टाइप से। तो ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया, सोचा उसके बारे में और उन्होंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट की। फॉर दिस ही एम्फसाइज्ड मेंटल रेवोल्यूशन दैट इज़ अ कंप्लीट चेंज इन मेंटल आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स वन another from competition to cooperation. The management should create pleasant working condition and workers should work with full loyalty। तो यहाँ पर उन्होंने जो रिसर्च की, उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया उसके बेसिस पे जो उन्होंने कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अच्छे से काम कर सकें, दोनों के बीच में अच्छा बिहेवियर बन सके, किसी भी टाइप से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है तो उनका आगे काम चलता रहेगा। वो इस तरीके से काम करें कि सामने वाली पार्टी को ही मोटिवेट करें। जैसे कि कोई वर्कर है, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको मोटिवेट करें, उनको अवार्ड भी दे, या फिर कहने का मतलब ऐसा ना हो कि सामने वाले ने अच्छा काम किया है भले भी, लेकिन उसको किसी भी तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके से क्या होगा कि दोनों में अच्छा एक लिंक नहीं बन पाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
सो इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है वो हम लोग देखते हैं। दिस प्रिंसिपल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो ये प्रिंसिपल आपका एक तरीके का एक्सटेंशन है, किसका? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, जो हमने पहले बताया कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छा एक लिंक बनना चाहिए मैनेजर और वर्कर्स के बीच में, उसी का ये क्या है, एक एक्सटेंशन है। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। सो बेसिकली ये है कि आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि वर्कर कोई काम कर रहा है तो अकेले काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन में वो काम नहीं हो रहा है। अगर मैनेजर भी वहाँ पर काम करेगा सामने, तो उनको एक स्पिरिट होगी, टीम स्पिरिट जैसा कि महसूस होगा कि जब हमारे सामने हमारा मैनेजर भी काम कर रहा है तो उन्हें एक तरीके से मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए, वो भी प्रेरित होंगे। तो यही कहा जाता है कि आप लोग किसी पे इंडिविजुअल मत थोपिए, या किसी को आपने काम दिया है, आपने किसी को मोटिवेट तो कर दिया है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप लोग आराम से फ्री घूम रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर। आगे क्या बोलता है, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन एंड देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सो बेसिकली यही कहा गया है यहाँ पर कि आप अगर कॉरपोरेशन के तरीके से अगर काम करते हो तो कितने बड़े से बड़ा भी कंपटीशन अगर होता है आपके सामने तो वो भी रिप्लेस हो जाता है। और यहाँ पर आप अगर इक्वल डिवीज़न कर देते हो अपने काम का और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दोनों के बीच में, चाहे वो मैनेजर हो या वर्कर्स हो, तो दोनों लोग काम भी करते रहेंगे और किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा नहीं होगा। जिसको जैसी स्किल होगी उसको वैसा काम डिवाइड कर देंगे, तो सब लोग अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और वो काम बहुत ही जल्दी तरीके से हो जाएंगे। ऑल्सो मैनेजमेंट शुड रिवॉर्ड वर्कर्स फॉर दियर सजेशंस विच रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट। सो बेसिकली ये पॉइंट ऐसा बोलता है कि अगर आप लोग सामने वाले सजेशन ले रहे हो, आप जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सामने कि मैनेजर ने कोई भी नया काम या नया प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया और आपसे बोलता है कि आपको किसी भी टाइप का इनिशिएटिव लेना है, आप कुछ भी बताइए इसके बारे में कि ऐसा करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। क्योंकि हो सकता है कि जो आपने सोचा है उससे और ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिल जाए। क्योंकि जहाँ आप अकेले नहीं सोच पाओगे उतना, वहाँ पर अगर पूरी टीम सोचे एक साथ किसी भी प्लानिंग के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपको और अच्छे अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे सजेशन देखने को मिल जाएंगे। और अगर वो काम और वो सजेशन आपके लिए अच्छे होते हैं, आप उसको अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके अपनी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव भी कर ले जाते हो, तो आपको ज़रूर से उन वर्कर्स को या उन पार्टीज़ को आपको करना चाहिए, रिवॉर्ड करना चाहिए। अगर आप उनको रिवॉर्ड दोगे तो उनके अंदर डेडिकेशन लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपकी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। सो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि हर एक पर्सन को अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी का डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा। वो क्या है हम देख लेते हैं इसके अंदर। टेलर वाज ऑफ द व्यू दैट द कंसर्न ऑफ फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ट इन राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। तो ये कहने का मतलब हुआ है, तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आप किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन करो, वो जब प्रोसेस रहे तो आप कंसर्न रहें इस बारे में कि एफिशिएंसी आपके लिए मेन होनी चाहिए। कि जो भी पर्सन आ रहा है आपके सामने, पहले बात तो स्किल्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे पर्सन को रख लिया किसी की रिकमेंडेशन पे कि आपका रिलेटिव है या फिर ये फ्रेंड है और उसे वो काम आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप उसको पे कर रहे हो और उस हिसाब से वो सामने से काम आपको नहीं दे पा रहा है, तो प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी। जो ज़्यादा डिज़र्विंग था उसको वो काम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। सो आगे क्या बोलता है, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड द वर्क असाइंड शुड सूट हिज फिजिकल या मेंटल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़। सो यहाँ पर जैसे मैंने प्रीवियसली में बोला वही सेम आगे बोला गया है कि हर एक पर्सन को साइंटिफिकली सिलेक्ट करा जाना चाहिए, उनको वही काम असाइन किए जाने चाहिए
जो वो अच्छे से कर सकते हैं। और ये किस बेसिस पे होना चाहिए, आपकी फिजिकल, मेंटल या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए आपको काम डिवाइड करना चाहिए। टू इंक्रीज एफिशिएंसी, आपको अगर एफिशिएंसी को और इंक्रीज़ करना हो तो क्या करना चाहिए, दे शुड गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग भी आपको काम कराने से पहले देनी होगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपने जो भी एम अपना रखा हुआ है, जो भी टारगेट अपना रखा हुआ है, तो वो आपका टारगेट और जल्दी आपका भी पूरा हो सकता है और ज़्यादा अच्छे वे में पूरा हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर, दिस विल इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो अच्छा अर्निंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, और अगर वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी लगा देते हैं, अपना अच्छे से अच्छा काम करते हैं और एक बेस्ट रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो वो एक अकेले के लिए अच्छा नहीं होता है, वो पूरी कंपनी और कॉरपोरेशन के लिए, साथ ही साथ वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। सो ये रहे हमारे FW टेलर्स के प्रिंसिपल और उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है ये, और आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये क्योंकि ये आपके मैनेजमेंट के बेसिक पार्ट होते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।